एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक मैराथन लेके आई हूँ। ठीक है, आप में से जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं या चाहे मैनेजमेंट के हैं, उनके लिए मैं मैराथन लेके आई हूँ बिजनेस फाइनेंस की यूनिट में। ठीक है, ये पूरी की पूरी यूनिट में आपको इसी मैराथन में कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, 1.5-2 घंटे की ये मैराथन कम से कम चलने वाली है। सो थोड़ा लंबा रहेगा ये, नो डाउट, बट ट्रस्ट में आप ये एक मैराथन देख लेंगे, आपका सारा का सारा बिजनेस फाइनेंस बोलो या आप इसको एफएमबी बोल सकते हो, पूरा कवर हो जाएगा यूनिट। ठीक है, सो बहुत जरूरी है कि आप इस पूरी मैराथन को एंड तक जरूर से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। सबसे पहले तो फाइनेंस क्या है? फाइनेंस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी, है ना। आप कैसे अपने पैसों को मैनेज करते हो, दैट इज व्हाट इज फाइनेंस। या अदर वर्ड्स में मैं बोलूं तो आप कहाँ से पैसा अक्वायर करते हो और कैसे अपनी फाइनेंशियल नीड को और ओवरऑल अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को कैसे मीट अप करते हो उस पैसों से, उसे ही हम फाइनेंस कहते हैं। यानी पैसा एक तो आप कहाँ से लेके आ रहे हो, दूसरा आप वो पैसा कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, उसे हम फाइनेंस करेंगे। ठीक है, या बिजनेस फाइनेंस कहेंगे टू बी इन बेटर वर्ड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में 3 टाइप के सोर्सेज होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक है, और ये बाकी जो 2 टाइप के सोर्सेज है ना, ये भी इसमें ही आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में। मैं एक एक करके ना सारे लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म डिस्कस करूंगी आपके साथ, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटीड पक्का आता है। यानी ये देख लिया आपने लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म वाला, तो आपका 2 मार्क किधर नहीं गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसा होता है? ये ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो किसके लिए होता है? फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो? एस्टैब्लिश करते हो, ड्यूरिंग द एस्टैब्लिशमेंट पीरियड आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना चाहते हो, R&D करना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या करते हो? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स का यूज करते हो। और ये आपको पे बैक कब करता है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। आपकी कंपनी की आपके लाइफ टाइम में, यानी पूरी लाइफ में आपको ये पैसा पे बैक होने वाला है। ठीक है, यानी आजकल में पैसा पे बैक नहीं होगा, उसको कई अरसे लग जाएंगे पे बैक होने के लिए। ठीक है, तो ये होता है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। फिर आता है आपका मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। मीडियम टर्म हम किसको बोलते हैं? ऑफ पीरियड मोर देन 12 months बट लेस देन 5 years। यानी मैं ऐसे बोल सकती हूँ 1 year to 5 years, उसे हम कहेंगे मीडियम सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज करते हैं। फिर आ जाता है शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को आप किसके लिए रेज करते हो? फॉर नॉट एक्सीडिंग 1 year। 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी लेस देन 1 year। 1 साल से कम के लिए अगर आप पैसा रेज करते हो तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। और ये पैसा किसके लिए चाहिए होता है? ये पैसा चाहिए होता है आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, आपकी कंपनी। ठीक है, आई होप लॉन्ग टर्म क्या है, मीडियम टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, क्लियर है। लॉन्ग टर्म बोलेंगे तो 5 to 10 years, है ना। फिर मीडियम टर्म बोलेंगे तो 1 year to 5 years, है ना। और शॉर्ट टर्म बोलेंगे तो लेस देन 1 year, सिंपल, है ना। चलिए अब इसके सोर्सेज देखते हैं। लॉन्ग टर्म के क्या क्या सोर्सेज है? सबसे पहला सोर्स है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, या इसको ओनर शेयर कैपिटल भी बोला जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि ये वो शेयर ऑफ कैपिटल है जिसमें आप अपने शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हो, लोगों को क्या बोलते हो कि आओ हमें आप अपने पैसे दो और उसके बदले में आप हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ, मेंबर बन जाओ, और इसके बदले में आपको क्या मिलेंगे? इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। यानी आप हमारे कंपनी के उतने % के
ओनर बन जाओगे, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या हो जाते हैं, ओनर्स हो जाते हैं कंपनी के। ये क्या हो जाते हैं, ओनर्स बन जाते हैं कंपनी के। और इनको क्या मिलता है रिटर्न में, इनको मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड इनकी इनकम होती है जो इनको हर साल पे की जाती है। और ये डिविडेंड कैसी रहती है, फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होती है। फ्लक्चुएटिंग यानी कि ये डिविडेंड चेंज होती रहती है। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डिविडेंड ज्यादा देंगे, प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड कम देंगे। इस हिसाब से इनकी डिविडेंड हर साल चेंज होती रहती है। और ये सबसे ज्यादा रिस्क बियर करते हैं। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, इनका पैसा इनको कभी भी रिटर्न नहीं आता है। जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी, बंद नहीं होगी, इनका पैसा इनको वापस नहीं मिलता है। ठीक है। और इनकी लायबिलिटी कैसी रहती है, लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। क्यों लिमिटेड रहती है, क्योंकि जितना पैसा इनको पे करना था बस ये उतने के लिए ही लायबल है। से फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने 500 रुपए की इक्विटी शेयर ली, तो उसकी लायबिलिटी कितनी है, 500 रुपीज ही है। उसके ऊपर उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं, यानी कंपनी की अगर कुछ लायबिलिटी है तो वो शेयर होल्डर की लायबिलिटी नहीं। ठीक है। तो ये होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। दूसरा सोर्स होता है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलती है दो चीजों में। एक तो आपको प्रेफरेंस मिलती है ओवर अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, और दूसरा प्रेफरेंस आपको क्या मिलती है कि आप अपने पैसे क्लेम कर सकते हो ड्यूरिंग लिक्विडेशन। यानी आपको सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स से भी पहले आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। प्लस एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कंपनी ने इशू किया 10% पे, तो यानी हर साल कंपनी के पास प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन कंपनी आपको 10% का डिविडेंड देगी ही देगी। और इनको वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। इनको वोटिंग राइट्स होते हैं क्या, हाँ इनको वोटिंग राइट्स होते हैं, वोटिंग की पावर होती है। लेकिन इनको वोटिंग की पावर नहीं होती है। क्यों, क्योंकि एक तो आप फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ले रहे हो, दूसरा आपको पैसे भी आपके टाइम पे सबसे पहले पहले आपको देने हमको, तो फिर आपको किस चीज के वोटिंग राइट्स मिलेंगे, राइट। आई होप इक्विटी एंड प्रेफरेंस क्लियर है। पढ़ते हैं अगले लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर, जो है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है, इसको हम प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो पैसा, जो इनकम आपकी बच गई थी डिविडेंड देने के बाद, देखो आपको क्या मिलता है, आपको प्रॉफिट होता है कंपनी को। प्रॉफिट्स में से कंपनी क्या बांटती है, कंपनी बांटती है डिविडेंड, है ना। डिविडेंड में से जो भी बच गया, लेफ्ट आउट मनी जो भी है, ठीक है, वो सारा का सारा पैसा क्या हो जाता है, वो सारा पैसा रहता है आपका रिटेन्ड अर्निंग्स। और इसको आप प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हो। क्यों, क्योंकि अगर आपको सोच के देखिए आपके पास पैसे पड़े एक्स्ट्रा अपने साइड करके रखे हैं, और अगर आपको एज अ कंपनी पैसों की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, वही पैसे बिजनेस में से वापस निकाल के, जो साइड पे करके रखे थे उनको निकाल के बिजनेस में ही डाल के आप अपने कैपिटल नीड्स को पूरी कर सकते हो, है ना। यानी एक हिसाब से क्या हुआ, ये जो है रिटेन्ड अर्निंग्स जो है ये कैसा हुआ, ये हुआ आपका इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये क्या हुआ, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस हुआ। कैसा सोर्स ऑफ फाइनेंस हुआ, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस हुआ। क्यों, क्योंकि कंपनी को पैसा कहाँ से मिल रहा है, खुद कंपनी के अंदर से ही। कंपनी ने जो पैसे बचा के रखे थे, साइड करके रखे थे, उसी को अब कंपनी वापस निकालेगी। जैसे घर में भी होता है ना, कई बार मम्मी के पास पैसे जमा किए हुए पड़े रहते, मम्मी क्या करती है, जरूरत के टाइम पे पैसों को निकाल देती है ना। तो ये क्या हुआ, ये भी सेम रिटेन अर्निंग्स भी वैसा ही कुछ। ठीक है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है हमारा डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर मतलब ही होता है टू बोरो या तो लोन। सिंपल वर्ड्स में डिबेंचर का मतलब क्या होता है, लोन। ठीक है। और डिबेंचर्स कैसे रहते हैं, या ये सिमिलर टू लोन रहते हैं। और यहाँ पे क्या रहता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ रहता है कि आपको कब रिपेमेंट होगी, आपको कितना फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो भी उसमें मेंशन रहता है, और आपका पीरियड कितना है। डिबेंचर्स का क्या रहता है, पीरियड भी फिक्स रहता है, इंटरेस्ट रेट भी फिक्स रहता है, और साथ ही साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट भी किया जाता है कि ठीक है, आप इस कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रहे हो तो उसके बदले में इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इतने साल के लिए मिलेगा, और इतने साल के बाद आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं डिबेंचर्स। बढ़ते हैं अगले सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी अगेन कैसा है, सेम सिमिलर टू डिबेंचर्स ही होते हैं। ये कैसे सिमिलर होते हैं, ये सिमिलर टू डिबेंचर्स ही होते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी एक तरीके का क्या है, ये भी एक तरीके का लोन ही है। ठीक है। फिर आते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स। आप बैंक से क्या कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले रहे हो। मे बी आप 10-15 साल का कुछ लोन ले रहे हो, 20 साल का कुछ लोन ले रहे हो, और उसके बदले में बैंक को आपको क्या देनी पड़ती है, कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है। कोलेटरल सिक्योरिटी यानी अपनी कोई चीज
गिरवी रखनी पड़ती है उनके पास, उसे हम कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, है ना। क्यों? क्योंकि सोच के देखिए, अगर मैं कुछ लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले रही हूँ, 15-20 साल के लिए पैसा ले रही हूँ, तो सीधी सी बात है कंपनी क्या करेगी, मेरे कोई ना कोई असेट्स को अपने पास गिरवी रखेगी कि इन केस अगर फ्यूचर में मैं पैसा रीपे नहीं कर पाती हूँ तो उस केस में क्या होगा, वो बैंक वो मेरी एसेट को बेच के अपने पैसे वसूल कर पाएगी। ठीक है, तो वो होता है आपका लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स। ठीक है, फिर आता है आपका डेट फाइनेंस। डेट फाइनेंस क्या होता है कि जब भी आपको लोन चाहिए, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, लोन के थ्रू पैसा बोरो करती है और उसको पे बैक कर देती है फ्यूचर डेट पे विथ इंटरेस्ट। इसी को हम डेट फाइनेंस बोलते हैं। और डेट फाइनेंस सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। सिक्योर्ड यानी इसके बदले में आपने कोई असेट गिरवी रखी है, अनसिक्योर्ड यानी आपने कोई असेट गिरवी नहीं रखी है, यानी आप क्या कर रहे हो, लोन के तौर पे पैसा ले रहे हो। ठीक है, फिर है टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे IFCI, SFCI, LIC, IDBI, इन सब से आप क्या कर रहे हो, टर्म लोन्स ले रहे हो, लंबे समय के लिए लोन्स ले रहे हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसमें भी आपको इन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इनको आपको बदले में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जिस टर्म के लिए आप लोन ले रहे हो उस टर्म को पूरा करने के बाद आपको उनका जो भी लोन अमाउंट था वो रिपे करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सोर्स की तरफ, शॉर्ट टर्म। आई होप ये सारे लॉन्ग टर्म सोर्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आई होप सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेस क्लियर हैं। बढ़ते हैं अगले सोर्स की तरफ जो कि शॉर्ट टर्म सोर्स। शॉर्ट टर्म सोर्स किसके लिए रहता है, फॉर लेस देन 1 ईयर। ठीक है, 1 साल से कम के लिए। इसमें क्या क्या आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस में जब बाइंग एंड सेलिंग होती है तो नॉर्मली क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट में आप सामने वाले को उधार पे गुड्स बेचते हो ना। मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस किस पे होता है, मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस क्रेडिट पे होता है, उधार पे होता है ना। तो हर एक का उधार का कुछ पीरियड रहता है। जैसे मेरे पापा बिजनेस करते हैं तो उनका उधार का पीरियड क्या है कि भाई 15 या 20 दिन में आपको पैसे रिपे करने, है ना। किसी बिजनेस में वो उधार का पीरियड 30 दिन होता है, किसी में 60 दिन होता है, किसी में 90 दिन भी होता है ना। यानी आपको फ्री फंड में उधार पे गुड्स मिल रहे हैं, उधार पे पैसे मिल रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे लेकिन उधार पे पैसों के जितने ही गुड्स मिल रहे हैं उसे हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है, ये अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड यानी आपको कोई भी एसेट अपनी गिरवी नहीं रखनी है। शॉर्ट टर्म बेस पे आप क्या कर सकते हो, कंपनीज जो है लोन लोगों से ले सकती है। ठीक है, और इसका पीरियड क्या रहता है, 7 days to 1 year। ठीक है, और इसको इशू किस पे किया जाता है, डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। सोच के देखिए, कमर्शियल पेपर जिसकी वैल्यू है 100 रुपया, लेकिन वो इशू किया है से फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज पे। कितने पे इशू किया, 80 रुपीज पे, तो डिफरेंस कितना है, 20 रुपीज। वो 20 रुपीज आपकी इनकम है। ठीक है, वो 20 रुपीज आपकी इनकम है। ठीक है, वो आपको मेच्योरिटी पे 100 रुपीज ही मिलेगा। आपने कितना दिया था, 80 रुपीज, आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, 100 रुपीज, है ना। तो अकॉर्डिंगली 20 रुपए आपका क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, आपकी इनकम हुई जो आपको कमर्शियल पेपर पे मिल गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले शॉर्ट टर्म सोर्स के ऊपर जो है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट को ओडी भी बोलते हैं। ये किसको मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन को मिलता है, यानी करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, बैंक कुछ प्रोसेसिंग फी चार्ज करती है और जितना भी पैसा आपने ओवरड्रॉ किया है अपने अकाउंट से, ओवरड्रॉ यानी एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है अपने अकाउंट से फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 50,000 पड़े थे और आपके अकाउंट में चेक लग गया 1 लाख रुपीज का, यहाँ सपोज 80,000 का। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 30,000 का। अब आपने ओवरड्रॉ कितना किया, 30,000, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इस 30,000 पे लगेगा। ठीक है, और इससे क्या हो जाता है कि आपका अगर कुछ चेक है, कुछ लगने वाला था चेक, वो कभी भी बाउंस नहीं होता है। क्यों, क्योंकि बैंक एक्स्ट्रा पैसा आपको जितना अलॉटेड होता है उसमें से निकाल के दे देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सीसी। सीसी क्या होता है, कैश क्रेडिट। अगेन इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप बैंक से पैसे ले सकते हो। ठीक है, और इसमें लिमिट रहती है सीसी की, हर एक की लिमिट डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। से फॉर एग्जांपल मेरी सीसी की लिमिट है 2 लाख रुपया। ठीक है, लेकिन मैं उस सीसी अकाउंट से विड्रॉ कितना कर रही हूँ, 50,000। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इस पे कि इस पे, इंटरेस्ट लगेगा इस पे 50,000 पे। क्यों, क्योंकि लिमिट मेरी 2 लाख है लेकिन मैंने यूज कितना किया है, 2 लाख में से 50,000, तो मेरे को इंटरेस्ट किसके ऊपर भरना पड़ेगा, 50,000 के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ कोलेटरल नहीं देना पड़ता है बैंक्स को,
यूजुअली क्योंकि छोटे अमाउंट रहते हैं, छोटे पीरियड के लिए रहते हैं, तो आप सीसी के थ्रू भी पैसा रेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, यहाँ पे आप क्या करते हो, आप बिल बना देते हो। ठीक है, बायर और सेलर जब ट्रेडिंग करते हैं तो नॉर्मली कुछ किस पे बेचते हैं, क्रेडिट पे बिकते हैं, उधार पे बिकते हैं। अब बायर ने क्या किया, बिल साइन करके दे दिया। अब ये जो सेलर है, ठीक है, इसको तो पैसे जल्दी चाहिए, टाइम से पहले चाहिए। अब बायर तो देने वाला नहीं है टाइम से पहले, तो ये क्या करेगा, ये जो सेलर है ये जो बिल है अपना लेके जाएगा किसके पास, बैंक के पास। बोलेगा कि ठीक है, मेरे बिल का अमाउंट कितना है, 10,000, आप उसमें से कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट काट लो, तो मेरे को बाकी पैसे दे दो। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने 500 रुपया काट दिया, बाकी 9,500 रुपया उसको दे दिया। तो बैंक को क्या मिला, 500 रुपीज प्रॉफिट हो गया। क्यों, क्योंकि बैंक जब वसूल करेगी एंड में, पीरियड खत्म हो जाएगा, से फॉर एग्जांपल वो बिल 30 डेज का था, 30 दिन हो गए, तो बैंक क्या करेगी, बैंक बायर से 10,000 ही वसूल करेगी और 500 रुपया बैंक को ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो वो होता है बिल डिस्काउंटिंग, जिसमें बैंक को भी फायदा होता है प्लस जो सेलर था उसको भी फायदा हो गया। अगर उसको आज का पैसा चाहिए था तो वो उसको इजीली मिल गया। ठीक है, फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी यहाँ पे क्या रहता है, अगेन इसकी मेच्योरिटी रहती है 7 days to 1 year। या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो अगर आप, तो उसकी मेच्योरिटी रहती है 1 to 3 years। ये मिनिमम 1 लाख रुपीज का रहता है या उसके मल्टीपल्स में रहता है। ठीक है, और ये डिस्काउंटेड रेट पे दिया जाता है, यानी अगर उसकी वैल्यू से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया है तो वो बेचा जाएगा से फॉर एग्जांपल 97,000 में। ठीक है, और मेच्योरिटी पे आपको कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए, यानी जो 3,000 गैप है वो आपका इनकम हो जाएगा इससे। ठीक है, आई होप सारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज यहाँ तक हैं वो सारे क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरफ, जो कि है मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। मीडियम टर्म यानी मोर देन 1 year टू लेस देन 5 year, यानी 1 year to 5 years, है ना, सिंपल। मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है हायर परचेज। हायर परचेज क्या होता है, हायर परचेज बेसिकली आप लोग यूज करते हो जब आप लोग एक्सपेंसिव कंज्यूमर गुड्स खरीदते हो। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपको बाइक खरीदनी है, तो आप क्या करते हो, आप हायर परचेज सिस्टम यूज करते हो। सपोज बाइक है 1 लाख रुपए की, ठीक है, अब आपको वो सेलर बोलता है कि आप क्या करो, डाउन पेमेंट दे दो 20,000 रुपए और बाकी 80,000 प्लस इंटरेस्ट आप क्या करना, इंस्टॉलमेंट में पे करना, ईएमआई के थ्रू पे करना। तो उसे हम कहते हैं हायर परचेज। ठीक है, आप अपफ्रंट पूरा पैसा पे नहीं कर रहे हो, आप तो 20,000 भर के गाड़ी लेके आए हो, धीरे धीरे करके बाकी 80,000 प्लस जो भी इंटरेस्ट होगा 2-4 हजार, वो एक्स्ट्रा जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो आप ईएमआई के थ्रू पे करते जाओगे, तो उसे हम कहते हैं हायर परचेज। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है, ये अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स हैं जो कंपनीज इशू करती हैं पब्लिक को टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स। यहाँ पे क्या करती है कंपनी, एडवर्टाइजमेंट निकालती है जिसमें कंपनी लोगों से पैसा मांगती है कि आओ आओ हमको पैसे देके जाओ, और इसका पीरियड कितना रहता है, 6 months to 3 years। बस इसका पीरियड कितना रहता है, 6 months to 3 years। मिनिमम पब्लिक डिपॉजिट कितने टाइम के लिए इशू किया जाएगा, 6 months के लिए, और मैक्सिमम कितने टाइम के इशू किया जाता है, 3 years के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करते हो कि अनसिक्योर्ड है, इसके वजह से जो आप इंटरेस्ट देते हो पब्लिक को वो हाई देते हो। इंटरेस्ट कैसा रहता है, यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है पब्लिक को। क्यों, क्योंकि अनसिक्योर्ड है, इसके वजह से क्या होता है, आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा ताकि लोग आप में इन्वेस्ट करें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरफ, जो कि है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, यहाँ पे आप क्या कर देते हो, अपनी एक असेट लीज पे देते हो, तो लीज पे यानी रेंट पे दे देते हो एक हिसाब से, और वो कितने पीरियड के लिए हो सकती है, 1 year to मे बी 99 years तक के लिए भी लीज हो सकती है। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, सामने वाले को परमिशन दे देते हो कि आप इस असेट को यूज कर सकते हो, उसके बदले में पीरियोडिक पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही लीज पीरियड हो जाएगा खत्म, वैसे ही क्या हो जाएगा, असेट वापस किसके पास चली जाएगी, लेसर के पास चली जाएगी, यानी ओनर के पास चली जाएगी। ठीक है, जैसे बैंक्स करती है, एग्जांपल इसका क्या है, बैंक्स क्या करती हैं आज की डेट में, बैंक्स जहाँ पे भी अपनी ब्रांचेस खोलती हैं, ठीक है,
वो ब्रांचेस सारी क्या रहती हैं, वो जमीन क्या खुद खरीद के लेते हैं क्या वो लोग? नहीं, वो जमीन वो लोग ब्रांच क्या करते हैं, लीज पे लेते हैं पूरी की पूरी, हर महीने उसका लीज का रेंट भरते हैं वो लोग। और जैसे ही वो पीरियड खत्म हो जाएगा, से फॉर एग्जांपल 25 साल की लीज थी, 25 साल खत्म हो गए, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, वो जमीन खाली करके लेसर को वापस वो जमीन दे देनी पड़ेगी। तो वो होता है आपका लीज फाइनेंसिंग। ठीक है, आई होप मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस भी सारे के सारे क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी एफएम। एफएम क्या होता है देखते हैं। इट इज अ स्टडी ऑफ efficient use of important economic resource namely capital funds। आप कैसे उन पैसों को यूज करते हो, कहाँ से अक्वायर करते हो, इसे ही हम एफएम कहते हैं। एफएम क्या है कि पैसों को आप कहाँ से अक्वायर कर रहे हो और अक्वायर करने के बाद उन पैसों को कहाँ पे यूज करते हो, उसे हम एफएम कहते हैं शॉर्ट। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, हर बार पूछा जाता है। दो ही ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकेंड ऑब्जेक्टिव है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना, हर कंपनी हर फर्म क्या चाहती है, प्रॉफिट के लिए तो पैसा कमाना चाहती है ना। प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कंपनी सरवाइव कैसे करेगी, है ना। तो ये बेसिक गोल है किसी भी कंपनी का, क्यों क्या करे, प्रॉफिट अर्न करे। सेकेंड गोल क्या होता है उनका, एक बार प्रॉफिट अर्न हो गया तो कंपनी किसके तरफ मूव करती है, कंपनी एडवांस हो जाती है, नेक्स्ट स्टेज पे आ जाती है, जिसमें वो क्या करती है, वेल्थ बढ़ाने की कोशिश करती है। वेल्थ यानी अपने शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स बढ़ाने की कोशिश करती है। क्या बढ़ाने की कोशिश करती है, अर्निंग्स बढ़ाने की कोशिश करती है, यानी उनको डिविडेंड कैसे बढ़ के मिले, उनको जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो कैसे बढ़ जाए, वो उसके तरफ उनका फोकस रहता है। ठीक है, आई होप दोनों क्लियर है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फाइनेंशियल डिसीजंस। तीन टाइप के फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं, जिसको मैं बोलती हूँ फिड, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, डिविडेंड। FIND, फिड, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या रहता है, यहाँ पे बेसिकली कंपनी क्या सोचती है कि पैसा कहाँ से लेना है। मे बी हमारे पास क्या है, हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्स है, शॉर्ट टर्म सोर्स है, मीडियम टर्म सोर्स है। मेरे को पैसा कहाँ से रेज करना है, लॉन्ग टर्म में कहाँ से करूँ, शॉर्ट टर्म में कहाँ से करूँ, मीडियम टर्म में कहाँ से करूँ। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में बेसिकली कंपनी का काम क्या होता है कि पैसा कहाँ से रेज करना है और कैसे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बैलेंस करना है, क्या कंपोजिशन होना चाहिए अलग अलग कैपिटल का मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में, वो कैसे बैलेंस करना है, वो हम डिसीजन लेते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं ये आप देख लेना, मैंने लेक्चर्स में कराए हैं। हम अगले डिसीजन पे चलते हैं, जो कि है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन। आप जितने भी प्रॉफिट्स अर्न करते हो उसमें से आप कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को, उसे ही हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। से फॉर एग्जांपल आपने 1000 करोड़ कमाए, उसमें से अब आप क्या कर रहे हो, आप 50,000 करोड़ ही डिविडेंड बांट रहे हो, तो ये आपकी मर्जी है ना। कंपनी कितना डिविडेंड देगी अपने शेयर होल्डर्स को, ये तो आपके ऊपर है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे आप क्या करते हो, आपके पास अलग अलग क्या रहते हैं, सोर्सेज रहते हैं जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें से आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो कि कौन से सोर्स में मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि मेरे को मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके, उसे ही हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या तो जिसको आप बोलते हो कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है यानी आपकी 2 मार्क्स तो गारंटीड हो जाएगी यहाँ से, और अगर लकी रहे आप एक या 2 क्वेश्चन आ गया तो आपकी 2 के जगह पे यहाँ पे 4 मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट, जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ combination of debt and equity।
आप अपने कैपिटल को कैसे मैनेज करते हो बिटवीन डेट एंड इक्विटी, उसे ही हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कितना आपके कंपनी में बोरोड फंड्स है, कितना आपके कंपनी में ओन्ड फंड्स है, उसके मिक्सचर को ही हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, और आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल कब होगा, जब आप मैक्सिमाइज करोगे अपनी वैल्यू ऑफ द कंपनी को और अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करोगे। आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी जो वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए और जो आपका कॉस्ट है वो घटना चाहिए, तभी ही आपके लिए वो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर साबित होगा। ठीक है, अब कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरीज है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से समझिएगा। हर एक थियरी को यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, हर साल आता है, हर शिफ्ट में आता है, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर की दो थियरीज है, एक है कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंस थियरी, दूसरी है इररेलेवेंस थियरी। रेलेवेंस में दो थियरीज है, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको मैंने याद करवाया था आपको NIT से, है ना, कि रेलेवेंस में क्या आएगा, रेलेवेंस में आएगा NIT। क्योंकि कई बार तो हम इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी रेलेवेंस वाली थी, कौन सी इररेलेवेंस वाली थी। और इररेलेवेंस में कौन सी आएगी, नेट ऑपरेटिंग इनकम और मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, यानी NOIMM। ये क्या है, ये है आपकी इररेलेवेंस की थियरी। ठीक है, अब एक एक करके इनको देखते हैं, हर एक थियरी को, इनके अजम्पशन क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, सबको देखते हैं। नेट इनकम क्या है, ट्रेडिशन क्या है, ये सब एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो नेट इनकम अप्रोच। अब ये सब चीजें आपको याद रखनी है, जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। नेट इनकम अप्रोच दी किसने दी, ये दी थी आपको डेविड दुरान ने। ठीक है, ये वो पर्सन थे जिन्होंने नेट इनकम अप्रोच भी दी है और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी दी है, यानी रेलेवेंस थियरी भी दी है, इररेलेवेंस थियरी भी दी है, इन्होंने दोनों थियरीज दी है। ठीक है, अब नेट इनकम अप्रोच क्या बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का रेलेवेंस कैसे है कि फर्म को अपनी वैल्यू बढ़ानी है और अपना कॉस्ट घटाना है। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, यानी S+D, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, EBITDA डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखनी है, किसमें, नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, अब इसके assumptions क्या हैं, ये assumptions भी कई बार आपसे पूछी गई है। कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, आपको लोन सस्ते में मिलता है और इक्विटी कैपिटल महंगा पड़ता है उल्टा। रिस्क परसेप्शन बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है, आप कितना भी लोन उठा रहे हो उससे लोगों की रिस्क इन्वेस्ट, उसके मन में एक रिस्क अवेयरनेस नहीं आई है, रिस्क की कोई भावना नहीं आई है, और आपकी कोई कॉर्पोरेट टैक्सेस भी नहीं। ठीक है, ये कुछ assumptions ऑफ द नेट इनकम अप्रोच। ये रहा इसका डायग्राम, यहाँ पे KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट, इन दोनों के बीच का एक फाइन बैलेंस होता है आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, बढ़ते हैं सेकेंड अप्रोच पे, जो है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये किसने दी थी, डेविड दुरान ने ही दी थी, और ये कौन सी है, इररेलेवेंस वाली थियरी। कौन सी है, इररेलेवेंस वाली, है ना। इसके हिसाब से कोई ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है। आपकी फर्म की वैल्यू किसके ऊपर डिसाइड होती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KO यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ फर्म। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सॉरी। ठीक है, ये इसकी फॉर्मूला। अजम्पशंस क्या है कि डेट और इक्विटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस का रिस्क हमेशा कांस्टेंट रहता है, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, डेट कैपिटलाइजेशन रेट कांस्टेंट है, यानी इंटरेस्ट रेट हमेशा सेम रहेगा। जो इंटरेस्ट का रेट है वो थ्रू आउट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऐसा इसका बोलना है, मानना है। ठीक है, ये रहा आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। एक तरफ है आपका कॉस्ट ऑफ डेट, दूसरी तरफ है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसके बीच में कहीं आ जाता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल या ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले अप्रोच पे, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच किसने दी थी, इजरा सोलोमोन ने। ये कौन सी है, रेलेवेंस है कि इररेलेवेंस है, ये आपकी रेलेवेंस है, और ये मिडवे है बिटवीन नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। जो अभी हम दोनों अप्रोच पढ़ के उसके बीच की कहीं बात हो रही है। ठीक है,
यहाँ पे आप क्या करते हो, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर लेके आते हो बाय इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू थ्रू लेवरेज। आप लोन उठा के अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। यहाँ पे अजम्पशंस क्या है कि आपको सारे के सारे पैसे एज अ डिविडेंड दे देने हैं, आपको इमीडिएटली क्या करना है, डेट इशू करना है, आपको कंपनी को क्या करना है, कांस्टेंट परपेचुइटी में चलते रहना है, बिजनेस की रिस्क भी कांस्टेंट है, टैक्सेस को भी इग्नोर किया गया। ठीक है, तो ये इसकी कुछ क्या है, अजम्पशंस है। ये रहा इसका डायग्राम, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पहले आप कहाँ पे थे, ये आपका फर्स्ट स्टेज है, ये आपका सेकेंड स्टेज है, ये आपका थर्ड स्टेज है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज के बीच में कहीं पे आ जाता है आपका ऑप्टिमम स्टेज, जहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एकदम मैक्सिमम होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट कहीं बैलेंस हो जाएगा और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट अप्रोच है आपका मोदीगिलानी मिलर अप्रोच। ये किसने दिया था, ये दिया था फ्रैंको मोदीगिलानी एंड मेर्टन मिलर ने। इसमें आप क्या बोलते हो, ये आर्ग्यू करते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा इस अप्रोच का मानना है। अभी तक सब अप्रोचेस क्या बोल रही थी, इन दोनों का लेना देना है। ये मोदीगिलानी मिलर बोलते हैं भाई इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, इसमें भी इन्होंने दो अप्रोचेस दी थी, एक 1958 में विदाउट टैक्स और एक 1963 में विथ टैक्स। ठीक है, अब इसकी अजम्पशंस क्या है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, होमोजीनियस रिस्क है, आपके पास EBIT सेम है, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%, यानी आपकी कोई भी रिटेन अर्निंग्स नहीं है, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है और लेटर इसी चीज को रिमूव कर दिया था। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, MM अप्रोच विदाउट टैक्सेस में आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, आपका डिग्री ऑफ लेवरेज इज इक्वल्स टू आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसकी फॉर्मूला क्या होगी, के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। ये रहेगी इसकी फॉर्मूला जो यहाँ पे नीचे दी हुई थी, है ना, मैंने यहाँ पे आपके लिए ऊपर लिख दी है। ये फॉर्मूलाज भी आपको याद रखनी है। प्रोपोजिशन 2 क्या बोलते हैं, इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या है, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज इक्वल्स टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय D डिवाइड बाय E। ठीक है, ये रही इसकी कुछ फॉर्मूला। ठीक है, अब विद टैक्सेस अगर हम बात करें तो 1963 में उन्होंने बोला भाई टैक्सेस होती हैं और उसके वजह से उन्होंने क्या कर दिया, पूरी फॉर्मूला सेम रखी, NOI 1 माइनस T डिवाइड बाय KE। ठीक है, सिर्फ टैक्स T यानी कि टैक्स एलिमेंट ऐड कर दिया बस। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है पैकिंग ऑर्डर थियरी। पैकिंग ऑर्डर थियरी से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का आता है, यानी ये थियरी समझ लेना, 2 मार्क आपके आ गई। पैकिंग ऑर्डर थियरी क्या है, ये प्रपोज की गई थी 1961 में बाय डोनाल्डसन। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था कि कंपनी को अपने इंटरनल सोर्सेस पे ज्यादा रिलाय करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास इंटरनल सोर्स नहीं है फिर आप डेट के तरफ जाओ, फिर इक्विटी के तरफ जाओ। यानी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले प्रेफर करते हैं रिटेन अर्निंग्स, फिर डेट एंड लास्ट में सबसे इक्विटी। तो सोर्स ऑफ फंड क्या हो जाएगा, सबसे पहला सोर्स ऑफ फंड हो जाएगा इंटरनल फाइनेंसिंग, यानी अपनी रिटेन अर्निंग्स को यूज करो बेसिकली। वो नहीं है तो उधार लो, वो भी नहीं ले सकते हो तो जाके अपने इक्विटी शेयर बेचो। ठीक है, सो इसका सीक्वेंस क्या है, इसका सीक्वेंस रहा ये, सबसे पहले तो रिटेन अर्निंग्स यानी इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, फिर डेट ले लो, फिर कन्वर्टेबल डेट, फिर प्रेफरेंस शेयर एंड लास्ट में जाके इक्विटी शेयर। यानी पहले इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, फिर डेट, फिर लास्ट में इक्विटी। ऐसे करके आपको क्या करना चाहिए, अपने पैसे रेस करने चाहिए एज पर पैकिंग ऑर्डर थियरी जितना हो सके। अगर आपके बिजनेस की कोई भी नीड है तो आप क्या करो, पहले तो रिटेन अर्निंग्स निकालने की कोशिश करो, वो नहीं है तो डेट के थ्रू, उधार के थ्रू पैसे लेने की करो, और वो भी नहीं कर सकते तो जाके इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर के थ्रू पैसे रेज करो। सबसे लास्ट में क्या होना आएगा, इक्विटी शेयर्स वाले। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जैसे जैसे हम नीचे नीचे आओगे
ठीक है, वैसे वैसे आपका कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, कैपिटल एंड कैपिटलाइजेशन। इसको मैं छोड़ रही हूँ कि अभी यहाँ पे नीड नहीं है, ओवर अंडर ये सब आपको अभी समझाने की नीड नहीं है, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है। हम आते हैं डायरेक्टली डिविडेंड पे। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट्स का हिस्सा ना, प्रॉफिट्स का पार्ट ही होता है आपका डिविडेंड, जो किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को मिलता है। जो किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को मिलता है। ठीक है, सो डिविडेंड डिसीजन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन है। क्यों? क्योंकि कंपनी को जो भी प्रॉफिट्स बचते हैं उसमें से कंपनी डिसाइड करती है कि कितना पैसा डिविडेंड के तौर पे काटना है और कितना पैसा रिटेन अर्निंग्स के तौर पे अपने पास रखना है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, डिविडेंड की थियरीज। दो टाइप की थियरीज है, रेलेवेंस थियरी, इररेलेवेंस थियरी। रेलेवेंस थियरी में दो थियरी है, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल। इररेलेवेंस में एक ही है, एमएम मॉडल। ठीक है, एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं। तीनों से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले तो वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल किसने दिया था? जेम्स ई वॉल्टर ने। इन्होंने क्या बोला था कि डिविडेंड के थ्रू आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हो, और इवन जैसे आप ज्यादा डिविडेंड दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोग आपके स्टॉक प्राइसेस को, आपके स्टॉक्स को होल्ड करके रखेंगे, और उसके वजह से क्या होगा, फ्यूचर में आप और ज्यादा अच्छे से क्या कर पाओगे, आपको रिटेंशन मिलेगी, तो आपके पास हमेशा पैसा बना रहेगा। ठीक है, ये इसका मानना है। अजम्पशंस क्या है वॉल्टर मॉडल के, कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हमें सारे पैसे कहाँ से लाने हैं? रिटेन अर्निंग्स, यानी कंपनी को कुछ भी पैसों की जरूरत है तो कंपनी इक्विटी या डेट के थ्रू पैसा रेज नहीं करेगी। कंपनी सिर्फ और सिर्फ कहाँ से पैसा रेज करेगी? कंपनी रेज करेगी थ्रू इंटरनली, थ्रू द यूज ऑफ रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, यहाँ पे अर्निंग्स और डिविडेंड हमेशा कांस्टेंट है, फर्म की इनफाइनाइट लाइफ है। ये कुछ इसकी अजम्पशंस। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी फॉर्मूला पे। वॉल्टर मॉडल की फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू डी, डी यानी डिविडेंड पर शेयर, प्लस E माइनस डी अर्निंग माइनस डिविडेंड, फिर R डिवाइड बाय KE। R क्या है आपका? रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डिवाइड बाय KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल डिवाइड बाय KE। ठीक है, आई होप ये क्लियर है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। आपसे कहीं पे मैचअप में या गलती से कभी सम दे दिया तो आपको फॉर्मूला याद होगी तो क्या है, ये सब वैल्यूज तो आपको दी रहेंगी, डी कितना है, ये वो कितना है, आपको सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है ना, आंसर निकालना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले मॉडल की तरफ जो कि है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। गॉर्डन मॉडल किसने दिया था? मायरन गॉर्डन ने। इन्होंने क्या बोला था कि वैल्यू ऑफ द फर्म किससे रिलेटेड है? आपकी डिविडेंड पॉलिसी से। ठीक है, यहाँ पे अजम्पशंस क्या है कि फर्म पूरी की पूरी इक्विटी है, उसके पास कोई भी डेट नहीं है, कुछ एक्सटर्नल फाइनेंस नहीं यूज करना है, रिटेन अर्निंग्स के थ्रू आप कर सकते हो या इक्विटी के थ्रू कर सकते हो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट है, डिस्काउंट रेट भी कांस्टेंट है, आपकी परपेचुअल लाइफ है, साथ ही साथ आपका के इज ग्रेटर देन BR, डिस्काउंट रेट हमेशा ग्रोथ रेट से बड़ा है। ठीक है, ये इसके कुछ अजम्पशंस है जो आपको याद रखनी है। अब फॉर्मूला क्या है? ये रही इसकी फॉर्मूला। Present value of earning per share is equals to E, earning per share, 1 minus B, B is your retention ratio, divide by K minus BR, cost of capital minus growth rate। ठीक है, अगेन फॉर्मूला याद कर लेना। आपसे फॉर्मूला पूछी जाती हैं। ठीक है, सम नहीं आते हैं ज्यादा लेकिन फॉर्मूला आती है। गलती से एक बार किसी साल में पेपर में आ गया था, मैंने 1000 PYQs की प्लेलिस्ट में आपको समझाया था, एक कुछ सम आया था वॉल्टर या गॉर्डन के ऊपर, तो वहां पे मैंने आपको बोला था अगर आपने फॉर्मूलाज लर्न की थी मेरे बिजनेस फाइनेंस के लेक्चर्स से तो आपको गलती से इक्का दुक्का कहीं पे सम मिल भी गया पेपर में किसी एक साल में, तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। लास्ट शायद से 2020 या तो 2021 में एक सम पूछा था बस, इसके बाद या उससे पहले नहीं पूछा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये रही इसकी फॉर्मूला। ठीक है, अगेन मेंशन्ड है जो मैंने यहाँ पे फिर से लिखी है, या ये एक दूसरी फॉर्मूला है, इसको भी आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या दिया है। बढ़ते हैं अगले मॉडल की तरफ जो कि है MM मॉडल। ठीक है, एक सेकेंड पानी पी लो, बिकॉज फिर मैराथन में यही दिक्कत हो जाती है कि आप इतना लंबा लेक्चर लेते हो कि आपकी आवाज ही खत्म होने लगती है ना।
चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका MM मॉडल। MM मॉडल स्टैंड फॉर मोदी गिलानी मिलर मॉडल। ठीक है, ये आर्बिट्रेज के ऊपर टिका हुआ है। आर्बिट्रेज यानी कि यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जाता है कि रिस्क की फॉर्म की वैल्यू बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती है डिविडेंड पॉलिसी से, यानी डिविडेंड पॉलिसी का और वैल्यू का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसा MM मॉडल बोलता है। ठीक है, इसकी अजम्पशंस क्या है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट करता है, जीरो टैक्स एनवायरमेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, R और K हमेशा इक्वल रहेंगे, अर्निंग्स सारी डिविडेंड के तौर पे आपको देनी है, पैसा सारा का सारा या तो डेट या तो इक्विटी के थ्रू ही रेज करेंगे आप, डेट रिस्कलेस है, कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नहीं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, तो ये रही इसकी फॉर्मूला, P1 इज इक्वल्स टू P0 1 प्लस KE माइनस D1। ठीक है, फॉर्मूला लर्न कर लेना, आपको काम आएगी अगर सम पूछा गया तो, अदरवाइज से फॉर्मूला याद होगी तो भी आपको हो सकता है मैचअप दे दे, है ना, इधर मॉडल्स दे दे इधर उनके फॉर्मूलाज दे दे, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं मैचअप टाइप, है ना। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका जो टॉपिक है डिविडेंड थियरीज वाला, डिविडेंड की सारी थियरीज मैंने यहाँ पे कंप्लीट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, बेसिकली जितने पैसों पे आप पैसे बोरो कर रहे हो, जितने अमाउंट पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, रिटर्न दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द यूज ऑफ इन्वेस्टर्स फंड। आप जब इन्वेस्टर से पैसे बोरो करते हो तो उसके बदले में आपको उसको कुछ रिटर्न देना पड़ेगा ना, उस रिटर्न को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन है वो आप स्किप कर सकते हो फिलहाल के लिए, अलग अलग टाइप के कॉस्ट हैं ये भी आप स्किप कर सकते हो, मैंने एक्चुअली लेक्चर में कराए हैं, आपको बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप में से किसी को ये सब कॉस्ट नहीं पता है तो आप जाके वहां से देख सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। ठीक है, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप देख सकते हैं जाके। चलो अब कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट इशूड एंड रिडीमेबल एट पार, तो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, KD कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू I1 माइनस T। I क्या है आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट, T क्या है आपका टैक्स रेट। अब सारी फॉर्मूलाज है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, तो फॉर्मूलाज है तो आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला है आपके सामने, लर्न करना है, मैंने सारे ये फॉर्मूला एक्सप्लेन किए थे अपने लेक्चर में, अब क्योंकि मैराथन है तो मैं सिर्फ लर्न करने के लिए बोल सकती हूँ, अब मैं फिर से तो पूरी फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं करूंगी आपको। और सम्स नहीं पूछे जाते हैं मोस्टली, इक्का दुक्का किसी साल में एक आधा कभी क्वेश्चन पूछ लिया तो ठीक है, अदरवाइज मोस्टली सम्स नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभार पूछे जाते हैं बहुत। फिर कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट, तो उसकी फॉर्मूला ये होगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, अभी कॉस्ट ऑफ डेट में तीन ही तो फॉर्मूला थी, है ना, कॉस्ट ऑफ डेट में तीन ही फॉर्मूला थी, तीनों को लिख लो पेपर पे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, है ना, तीन तो फॉर्मूला थी, लिख लो। फिर आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे। अब कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्मूला क्या है, ये रही आपकी फॉर्मूला, K ऑफ P इज इक्वल्स टू PD एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला ये रही, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट, तो ये रही इसकी फॉर्मूला, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और लिख लीजिए, बेटर है पेपर पे तो आपको सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर में दो ही फॉर्मूलाज थी, एक ये वाली एक ये वाली, अगर सम आए भी तो इन्हीं में से किसी पे आएंगे। ठीक है, और सम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, ये जो भी है ना PD RV ये सब आपको गिवन रहेगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज आपको गिवन रहेगी, सिर्फ आपको पुटअप करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर निकालना है बेसिक कैलकुलेशन करके। ठीक है, सो उसका आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसमें अलग अलग अप्रोचेस है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच, रियलाइज यील्ड अप्रोच और CAPM। अब ये तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, ये तीनों से आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, CAPM से, तो मैं डायरेक्टली ना CAPM करा रही हूँ कि वहां से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अदरवाइज आप देख सकते हो डिविडेंड प्राइस अप्रोच,
ये रही फॉर्मूला, लर्न कर लेना, ठीक है। ये डिविडेंड प्राइस अप्रोच विथ कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ, ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला ये रही। फिर अर्निंग प्राइस अप्रोच विथ कांस्टेंट अर्निंग, तो ये इसकी फॉर्मूला है। और कांस्टेंट अर्निंग इन ग्रोथ, तो ये ग्रोथ में खाली प्लस जी ऐड कर दो बस, है ना। फिर रियलाइज यील्ड अप्रोच, ये रही इसकी फॉर्मूला, ठीक है। अब आ जाते हैं मुद्दे के टॉपिक पे, CAPM, जो हम लास्ट में करेंगे, मतलब इसी लेक्चर में थोड़ा आगे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स की फॉर्मूला क्या है, ये रही इसकी फॉर्मूला, KR इज इक्वल्स टू KE 1 माइनस T 1 माइनस B, ठीक है। अब आ जाते हैं CAPM के ऊपर, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत जरूरी है इसको डिटेल में समझना। CAPM क्या है, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। यहाँ पे आप क्या करते हो, जो भी सिस्टमैटिक रिस्क रहते हैं उसको आप देख के चलते हो। यानी यहाँ पे इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, इन्वेस्टर्स को जितना पैसा उन्होंने डाला है, जितने टाइम के लिए उन्होंने डाला है और जितने टाइम के लिए उन्होंने रिस्क लिया है, उसके अगेंस्ट उनको क्या मिलता है, उनको रिटर्न मिलता है, ठीक है। इसकी फॉर्मूला क्या है, ये रही इसकी फॉर्मूला। यहाँ से एक सम पक्का आता है हमेशा, यहाँ से सम्स पूछे जाते हैं और सम्स बहुत ही इजी पूछे जाते हैं। बस आप क्या कर लेना, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, ठीक है। KE इज इक्वल्स टू RF प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या है, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज इक्वल्स टू RF रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा, बीटा फिक्स है हमेशा, रिस्क फैक्टर है, RM रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो माइनस RF रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। ये सब वैल्यू गिवन रहेगी, इनमें से कोई एक वैल्यू आपसे पूछी रहेगी, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन रहेगी, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए प्लीज फॉर्मूलाज याद रखिए। जहाँ पे फॉर्मूलाज है मैं इसलिए बोल रही हूँ, फॉर्मूलाज याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी किसी से भी पूछ लिया एक का दुक्का भी गलती से, तो आपको फॉर्मूला आती होगी तो क्या है, वैल्यू पुट अप करके आंसर ही निकालना है, राइट। नेक्स्ट है WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे आप ओवरऑल चेक करते हो, है ना। के रही इसकी फॉर्मूला, KO इज इक्वल्स टू, ठीक है, पूरी फॉर्मूला है, लर्न करनी है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग बेसिकली क्या है, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप सोचते हो कि आप पैसा कहाँ पे अक्वायर करोगे और अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, यानी इनकमिंग एंड आउटगोइंग, पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ पे जाएगा, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, 2 मार्क्स यहाँ से पक्की हैं। ये जितने भी मेथड्स आप देख रहे हो यहाँ पे बैक, ये वो सब, इन सब से पूछा जाता है। एक एक करके हम सारे मेथड डिस्कस करते हैं। कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स, 2 टाइप की टेक्निक्स होती है, एक है ट्रेडिशनल जिसको हम नॉन डिस्काउंटिंग भी बोलते हो, दूसरी है टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ट्रेडिशनल में 2 ही आती हैं, पे बैक पीरियड और ARR, और टाइम एडजस्टेड में बहुत सारी आती हैं। इनमें से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक एक करके हम इन सारी टेक्निक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड बेसिकली आपको बताता है कि कितना पैसा लगाओगे अगर, तो पैसा कितने टाइम में रिटर्न आएगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं 1 करोड़ लगा रही हूँ किसी प्रोजेक्ट में, और हर साल मेरे को कितना आने वाला है, 20 लाख आने वाला है, तो कितने साल में मेरा 1 करोड़ रिकवर होगा, 5 साल में, है ना। यही होता है आपका पे बैक पीरियड। इसलिए पे बैक पीरियड की फॉर्मूला क्या है, इनिशियल आउटले। इनिशियली आप कितना पैसा भर रहे हो उस प्रोजेक्ट के लिए, 1 करोड़। कैश इनफ्लो कितना है, हर साल आपको कितना पैसा उस प्रोजेक्ट से कमा लोगे, 20 लाख रुपए, तो टोटल कितना लगेगा, पे बैक पीरियड क्या है, 5 साल लग जाएंगे आपको, है ना। और इसका एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्राइटेरिया क्या है, जितना कम पे बैक पीरियड होगा उतना ज्यादा अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आप ARR भी बोलते हो, इसका दूसरा नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसकी फॉर्मूला क्या है, एवरेज इनकम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरिया क्या है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हायर होना चाहिए हमेशा देन द मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न। आपने सपोज मिनिमम रिटर्न आपने सोची थी कि मैं 6% तो कमाऊं, और आपको रिटर्न एक्चुअल में आ रही है 10%, ये आपने अज्यूम की थी और ये एक्चुअल है,
ये अजम्पशन थी कि कम से कम मैं 6% तो कमाऊं, एक्चुअल में आप 10% कमा रहे हो तो अच्छा ही है ना आपके लिए, तो है ना। तो हमेशा आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होना चाहिए देन योर मिनिमम रिटर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको आप एनपीवी भी बोलते हो। नेट प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूला क्या है, कैश फ्लो डिवाइड बाय कैश फ्लो डिवाइड बाय 1 प्लस आई यानी इंटरेस्ट रेट रेज टू n यानी नंबर ऑफ इयर्स माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरिया क्या है, एनपीवी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करो, एनपीवी कैसा है, एनपीवी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट, और एनपीवी नेगेटिव है तो रिजेक्ट, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या आईआरआर, जहां पे क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमेशा इक्वल्स टू 0 होती है। याद रखिएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में आपकी एनपीवी हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। ये बहुत बार आपसे बोला गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एनपीवी 0 किस में होती है, एनपीवी 0 होती है हमेशा आईआरआर के केस में, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के केस में, ठीक है। और ये रही आईआरआर की फॉर्मूला, आप लर्न कर लेना, ठीक है। इसका एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरिया क्या है कि आईआरआर ग्रेटर है, आईआरआर इज ग्रेटर देन आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप एक्सेप्ट करो, और अगर आपका आईआरआर लेस देन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो रिजेक्ट करो, ठीक है। बस इतनी सी ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये रही इसकी फॉर्मूला, ये ज्यादा करके पूछा नहीं जाता है तो आप स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को आप बेनिफिट्स एंड कॉस्ट रेशियो भी बोलते हो। इसकी फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी बेसिकली मैं बोलूँ तो पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। इसकी एक्सेप्टेंस की क्राइटेरिया क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है तो एक्सेप्ट करो, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1 है तो रिजेक्ट करो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड। डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड में फॉर्मूला क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे डिस्काउंटेड वर्ड लग जाएगा, ठीक है। जितना कम पीरियड होगा उतना ज्यादा अच्छा है ना। चलिए यहाँ पे आपकी सारी कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स है ना वो यहाँ पे सारी की सारी कंप्लीट होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है कैपिटल बजटिंग की टेक्निक से, तो जरूर से सारी टेक्निक्स लर्न करके जाइएगा, एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरिया लर्न करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या होता है, आज 1 रुपए की वैल्यू जो है वो फ्यूचर के 1 रुपए से कहीं ज्यादा है, इसी को आप बोलते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट ये सब आपको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ठीक है। ये एक्चुअली आपसे पूछा नहीं गया है ज्यादा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो आप स्किप कर सकते हो। एन्युटी क्या होता है, एन्युटी मतलब होता है रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट, जब आपको एक इंटरवल के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद कंटिन्यूस पेमेंट आती रहती है, उसे हम कहते हैं एन्युटी, ठीक है। अगेन इसकी फॉर्मूलाज हैं, आप देख सकते हो, मैं इसको स्किप कर रही हूँ पूरे को क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न करनी है, दैट्स इट। इसमें और कुछ नहीं करना है, ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन जब भी पूछा गया फॉर्मूलाज ही आपको आनी चाहिए और कुछ उसमें है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है लेवरेज। लेवरेज क्या होता है, लेवरेज सिंपली मीन जब आप बोरोड फंड्स को यूज करते हो टू एम्पलीफाई द रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट, यानी जब भी आपको पैसों की जरूरत है तो आप क्या करते हो, उधार में पैसे लेके आप अपने पैसे की जरूरत को पूरा करते हो, उसे हम कहते हैं लेवरेज, ठीक है। अब 3 टाइप के लेवरेज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों टाइप से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। 3 टाइप के लेवरेज होते हैं, सबसे पहला ऑपरेटिंग लेवरेज, सेकेंड है फाइनेंशियल लेवरेज, तीसरा है कंबाइंड लेवरेज। तीनों को एक एक करके देखते हैं, ठीक है।
ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लेवरेज के लिए ये आपको कॉस्ट शीट याद होनी चाहिए। अब मैं फिलहाल ये कॉस्ट शीट नहीं समझा रही हूँ, जो मैंने लेक्चर में समझाई थी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कॉस्ट शीट क्या है तो बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट में से लेवरेज वाला लेक्चर देख लीजिएगा, डिटेल में मैंने वहां पे ये भी समझाया है, ठीक है। मैं डायरेक्टली टाइप्स ऑफ लेवरेज पे आ रही हूँ। सबसे पहला टाइप ऑफ लेवरेज है आपका ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे आप क्या करते हो, फिक्स्ड कॉस्ट को यूज करते हो, ठीक है, ताकि आप ओवरऑल अपने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर सके। यानी इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगी, ये रही इसकी फॉर्मूला जो आपको याद रखनी है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। और अगर डिग्री में फॉर्मूला पूछेगा तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दो फॉर्मूला है, दोनों याद रखनी है। बस सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगा देना, सिर्फ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज पूछेगा तो परसेंटेज वाली फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। फॉर्मूलाज याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सम्स आते हैं, फॉर्मूला पता होगी तो ही आप सम कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप होता है आपका फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, यहाँ पे आप डेट का यूज करते हो टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर। ईपीएस को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, डेट का यूज करते हो, ठीक है। इसलिए इसकी फॉर्मूला क्या है, फाइनेंशियल लेवरेज की फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। और यही फॉर्मूला अगर डिग्री में पूछेगा तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है। फॉर्मूलाज है ये तो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज में सिंपली आप क्या कर दोगे, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। या इसकी दूसरी फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। मैं ज्यादा करके ये यूज करती थी क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज हमने निकाल लिया, फाइनेंशियल लेवरेज भी निकाल लिया, दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कंबाइंड लेवरेज मिल जाएगा, सिंपल। यहाँ पे आपका लेवरेज का टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्यों जरूरी होता है, जो कंपनी की शॉर्ट टर्म नीड्स है, डे टू डे की जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है। अब तीन तरीके की वर्किंग कैपिटल अप्रोचेस है, अग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव। अग्रेसिव अप्रोच क्या होती है, जहां पे आप क्या करते हो, कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है वो सबसे मिनिमम लेवल पे रखते हो। यानी यहाँ पे आप क्या करते हो, एकदम ही क्या करते हो, लिक्विडिटी आपकी लो है, आपके पास शॉर्ट टर्म में ज्यादा पैसा नहीं है, उसे हम कहते हैं अग्रेसिव अप्रोच। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हो, आप शॉर्ट टर्म के लिए भी लॉन्ग टर्म असेट्स पे रिलाय करते हो। अग्रेसिव अप्रोच में आप क्या करते हो, आपकी शॉर्ट टर्म की जो कैपिटल नीड्स है उसके लिए भी आप लॉन्ग टर्म के पैसों पे रिलाय करते हो, लॉन्ग टर्म की एसेट्स पे डिपेंड करते हो, उसे हम कहते हैं अग्रेसिव अप्रोच, ठीक है। सेकेंड आता है कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच यानी यहाँ पे आप किसके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हो, आप अपनी करंट एसेट्स के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हो, इसलिए यहाँ पे आप क्या करते हो, आपकी लिक्विडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी शॉर्ट टर्म में आपके पास पैसा बहुत ज्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि आपको अगर कहीं से भी कोई अपॉर्चुनिटी आ गई तो आपके पास शॉर्ट टर्म में भी पैसा अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म में तो खाली पड़े ही हैं आपके पैसे, आप दोनों में से किसी को भी यूज करके इजिली उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड आती है मॉडरेट अप्रोच, या इसको हेजिंग अप्रोच भी बोलते हैं, मैचिंग अप्रोच भी बोलते हैं। यहाँ पे ये एग्रेसिव और कंजर्वेटिव के बीच की बात है, यानी यहाँ पे रिस्क और रिटर्न को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। यहाँ पे क्या होता है कि लिक्विडिटी कैसी है, इक्वल है, लिक्विडिटी कैसी है, इक्वल है, ना ज्यादा है ना कम है। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म सोर्स पे भी रिलाय करते हो, लॉन्ग टर्म सोर्स पे भी रिलाय करते हो, इन दोनों का बैलेंस बना के चलते हो, ठीक है। तो ये थे वर्किंग कैपिटल के अप्रोचेस, और ये रही इसकी डायग्राम जो आपके काम की नहीं है, एग्जाम में डायग्राम तो आपसे पूछी नहीं जाती वैसे अभी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल का साइकिल क्या है, तो ये रही इसकी साइकिल। सबसे पहले क्या आता है, रॉ मटेरियल,
फिर आता है वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आता है फिनिश्ड गुड्स, फिर आता है रिसीवेबल्स यानी डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। फॉर्मूला क्या है? रिसीवेबल रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। फॉर्मूला क्या है? रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश्ड गुड्स प्लस डेटर्स यानी आपके कस्टमर्स माइनस क्रेडिटर्स यानी कि आपके सप्लायर्स। ठीक है, ये आपकी वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला। और ये रही वर्किंग कैपिटल की साइकिल। कैश होती है आपके पास, रॉ मटेरियल खरीदते हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो जाता है, फिर स्टॉक बनता है, रिसीवेबल्स होते हैं, फिर वो रिसीवेबल्स कैश में कन्वर्ट होते हैं। ऐसे करके ये साइकिल घूमता ही रहता। ठीक है, अब इनकी फॉर्मूलाज है, आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, आपकी मर्जी है, बट बहुत सारी है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि इतनी फॉर्मूलाज पूछी नहीं गई है कभी यहाँ से ऑपरेटिंग से, तो आप इसको स्किप कर सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? रेशियो एनालिसिस। रेशियो क्या होता है? रेशियो सिंपली मींस रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। आपके नंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस। ठीक है, रेशियो है ना। चलिए देखते हैं रेशियोज को। सबसे पहले तो आपके बैलेंस शीट रेशियोज। ठीक है, बैलेंस शीट में कितने रेशियोज है? टोटल 6 रेशियोज है। 6 के 6 रेशियोज हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो बेसिकली रिलेशनशिप है किसके बीच में? करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? 2:1 यानी 2:1 इसका स्टैंडर्ड रेशियो है। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट रेशियो जो कि है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला क्या है? क्विक असेट्स डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटीज। और इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? इसका स्टैंडर्ड रेशियो है 1:1। ठीक है, फिर आ जाते हैं स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसकी फॉर्मूला क्या होता है कि स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल इनटू 100। फॉर्मूला क्या है? स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल इनटू 100। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो। इसकी फॉर्मूला क्या है? प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज इनटू 100। अभी ये सब फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और 65% स्टैंडर्ड रेशियो माना जाता है किस केस में? प्रोप्राइटरी रेशियो के केस में। फिर आता है डेट इक्विटी रेशियो। इसकी फॉर्मूला क्या है? डेट डिवाइड बाय इक्विटी या बोरोड फंड्स डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। और इसकी स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? इसकी स्टैंडर्ड रेशियो अगेन 2:1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या है? प्रेफरेंस कैपिटल प्लस बोरोड फंड्स डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटल। ठीक है, ये रही आपकी इनकम स्टेटमेंट। आप देख सकते हो अभी यहाँ पे आपके बैलेंस शीट रेशियो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज। रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज में अगेन 6 रेशियोज हैं। 6 के 6 डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट से फॉर्मूलाज देख लेते हैं इनकी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंसेस रेशियो, जो खर्चा होगा डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, फिर क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। देखिए सारे में ना नेट सेल्स ही डिनोमिनेटर है ना। Again, net profit ratio, so net profit before interest and tax divided by net sales into 100. Stock turnover ratio, इसकी फॉर्मूला क्या है? COGS यानी cost of goods sold, ठीक है, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे आपके रेवेन्यू स्टेटमेंट के भी रेशियोज कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कंपोजिट रेशियोज पे। कंपोजिट मतलब मिक्स है ये, किसका? दोनों का, बैलेंस शीट का भी और इनकम स्टेटमेंट का भी या रेवेन्यू स्टेटमेंट का भी। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसकी फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, इसकी फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड इनटू 100। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल की फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स इनटू 100। ठीक है, ऐसे करके आप सारा देख सकते हो। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इनटू 100।
अर्निंग पर शेयर की फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो की फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? क्रेडिट परचेसेस डिवाइड बाय क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। ठीक है, सो थैंक यू। यहाँ पे आपका बिजनेस फाइनेंस पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, पूरा बिजनेस फाइनेंस मैंने यहाँ पे आपको करा दिया है कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको अभी भी कुछ अलग सीखना है, समझना है, मैंने बहुत सारी फॉर्मूलाज ये वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए आपको। क्यों? क्योंकि ये मैराथन थी तो मुझे क्या करना था, पूरा का पूरा आपको फटाफट से समझाना था, है ना। तो मैराथन की वजह से मैंने क्या किया, ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया फॉर्मूलाज को। अगर आपको फॉर्मूला समझनी है डिटेल में तो बिजनेस फाइनेंस की भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, अदरवाइज रिवीजन के तौर पे इतना मोर देन इनफ है, राइट। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।